सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में हैं और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसे सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसे सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक का जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। जी हाँ, आपने सही सुना, जो बुक का नाम है और जो इस यूनिट का नाम है दोनों सेम ही है। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपकी यूनिट थर्ड है इसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही बताते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूज़न बताऊं या इस पूरी यूनिट का एक कंक्लूज़न बताऊं कि इसमें आपको क्या समझना है, तो जो आपकी यूनिट थर्ड है इसमें बेसिकली आपको न्याय के आयाम के बारे में समझना है। अगर आप इसे समझ जाते हो तो इस यूनिट से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में उनका आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो जो आपके न्याय के आयाम हैं ये तीन तरीके के हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो बेसिकली इस पूरी यूनिट में और इस पूरी वीडियो में हम इन तीन न्याय के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपकी जो यूनिट थर्ड है इस यूनिट से आपके एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस यूनिट से अभी तक आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस पूरी वीडियो में और इस पूरी यूनिट में आपको बेसिकली तीन ही टॉपिक के बारे में समझना है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में पिछले सालों में किस किस तरह से किस किस लैंग्वेज में पूछा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप इसे शेयर करते हो तो एज़ यू नो, जो नॉलेज है वो बांटने से बढ़ती है। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हमें अपने वीडियो में और किन किन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को इंक्लूड करना चाहिए, एंड इसके अलावा हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं जिससे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए हम देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिसमें हमसे पूछा गया है न्याय को परिभाषित कीजिए, सामाजिक न्याय को उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हो उसमें आपसे एक सेपरेटली टॉपिक से ही क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे तीनों टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए गया है, आपसे किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है न्याय को हमें परिभाषित करना है, एंड इसके अंदर सिर्फ हमें जो सामाजिक न्याय है उसको एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेन करना है, या फिर सामाजिक न्याय पर टिप्पणी लिखिए। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्याय के आयामों की व्याख्या कीजिए, इस तरीके से। तो ये कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप एक बार इन सभी को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ कि हमें अपने आंसर को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखी है। यहाँ पर आपको अपने आंसर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको एक इंट्रो देना होता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा परिचय या जो भी भूमिका, इस तरीके से सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लाइन दोगे। एंड इसके बाद अगर आपके पास कोई डायग्राम्स होते हैं तो डायग्राम्स को एग्ज़ाम में ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम से जो टीचर होता है इस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। एंड इसके अलावा जब आप अपना आंसर को एंड करोगे तो उसमें लास्ट में कंक्लूज़न को ज़रूर से ऐड कीजिएगा।
हो सकता है किसी क्वेश्चन में मैंने कंक्लूज़न ना लिखा हो, तो आप अपने तरफ से कंक्लूज़न ऐड कर लीजिएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता कि कंक्लूज़न में क्या पॉइंट आएंगे, तो इसमें सिंपली आपको ये लिखना होता है कि ऊपर लिखे गए सभी बिंदु, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन की लाइन लिख दीजिएगा। जैसे न्यायिक आयाम के बारे में दर्शाते हैं, एंड इसके बाद उसके जो मेन हेडिंग के पॉइंट हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उन्हें मेंशन कर दीजिएगा। बस इस तरीके से आपका निष्कर्ष हो जाता है। एंड आप डायग्राम बीच बीच में ज़रूर से बनाइएगा। इस तरीके से एग्ज़ाम में एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं, स्टार्टिंग, बीच में डायग्राम एंड एंडिंग। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, अधिकार और समान संसाधन प्रदान करना है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। सामाजिक न्याय समाज में उन सभी असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है जो कि जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर उत्पन्न होती है। जैसा कि आपको पता है, जो भेदभाव होता है, जो सामाजिक असमानता है, वो बेसिकली उसकी जो मूल जड़ें हैं वो जाति, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति है। इसी के बेस पर ही लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और इस तरीके से जो ये समाज होता है वो पिछड़ जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ अनुच्छेद हैंगे जो कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसमें हमें क्या बताया गया है कि कानून के सामने सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो। संविधान के समक्ष सभी के सभी समान हैं, सबको एक जैसा दंड, सबके लिए एक जैसी दंड व्यवस्था है और सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अनुच्छेद 16 में रोजगार के मामले में समान अवसर की समानता के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसको उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको भी समान अवसर मिलेंगे, समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि जैसा कि आप जानते हो जो छुआछूत होता है उसका उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में बताया गया है जीवन जीने का अधिकार, और इसी में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम उम्र के बालक श्रम का निषेध, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 14 साल से कम है वो वर्क नहीं कर सकते। ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, वरना वो बाल मजदूरी के अंदर आ जाते हैं। एंड इसके अलावा अनुच्छेद 46 में बताया गया है पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे कि वो भी समाज के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ सकें। तो चलिए अब हम सामाजिक न्याय के कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा शिक्षा का अधिकार। भारत में शिक्षा का अधिकार भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्षों तक के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, यानी कि जितने भी जो 14 से लेकर 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। एंड इसका जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना है और सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। उन सभी को जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिले और अनिवार्य शिक्षा मिले। यही इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन के बारे में। भारत में अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियां में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसका जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सामाजिक
और आर्थिक रूप से कमज़ोर और उत्पीड़ित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये समानता किस तरीके से हुई जब इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए न्याय का मतलब होता है इक्वल करना, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो अब आप देख सकते हो जो लोग हैं SC ST या OBC, इनके साथ इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी बैड रहा है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया गया है। तो अगर आपको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से कुछ चीज़ को कम करके अगर यहाँ फिल करोगे तो ही ये इक्वल होगा। तो इसी तरीके से जो SC ST और जो OBC है उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें कुछ विशेष अवसर दिए जाते हैं जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान अवसर प्रदान करने के लिए और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटों को आरक्षित किया गया है। इसमें भी सेम महिलाओं के साथ पास्ट में जैसा कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, जिसमें महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो अगेन इन्हें भी आरक्षण दिया जाता है जिससे कि ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और कंधे से कंधा मिलाकर समाज में योगदान दे सकें। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EWS के लिए आरक्षण। सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान किया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय का अर्थ होता है देश के सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है गरीबी और बेरोजगारी को कम करना और सभी के लिए समान आर्थिक अवसरों को उपलब्ध कराना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अब जो सपोज़ कोई गरीब है तो उसको भी अगर समान जो आर्थिक जो मदद है अगर वो मिले तो ही वो इक्वल दर्जे पर आ पाएगा। ठीक इसी तरीके से आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग होते हैं यानी कि जो EWS के अंदर आते हैं उनके लिए कुछ आरक्षण दिया जाता है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण प्रदान किया गया है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्थिक और कमज़ोर जो वर्ग हैं उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो अनुच्छेद 38 में राज्य को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है 41 स्वास्थ्य और उचित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार। तो अगर आपको इसके पॉइंट्स कम लगे तो आप अपने से भी इसमें पॉइंट्स ऐड कर लीजिएगा सो दैट आपका जो आंसर है वो लॉन्ग हो जाए और आप कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। आंसर छोटा नहीं होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चुनाव लड़ने, वोट डालने और सरकार को चुनने में सरकार में भाग लेने का समान अवसर मिले। तो इसके लिए भी जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कई सारे ऐसे अनुच्छेद बनाए हैं जिससे कि लोगों को राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 325 चुनाव में भाग लेने का अधिकार। चुनाव में जाति, धर्म, लिंग
आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उन सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत डालने का अधिकार है, अपनी जो सरकार है उसे चुनने का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से अगर आपको इसके आंसर थोड़े छोटे लगे तो इसमें आप इसके बारे में और अपनी तरफ से पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लीजिएगा, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।